तो चलिए देखते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल में जो कमियां थी रह गई थी, उसके बाद अन्य वैज्ञानिकों ने उसमें कैसा सुधार किया। ठीक है, तो बोर मॉडल की कमियों को ध्यान में रखते हुए परमाणुओं के लिए अधिक उपयुक्त और साधारण मॉडल के विकास के प्रयास किए गए थे। ठीक है, जिसमें बहुत वैज्ञानिकों का योगदान रहा। इस प्रकार के मॉडल के निर्माण में जिन दो महत्वपूर्ण तथ्यों, ये दिमाग में रखना है, इनमें दो महत्वपूर्ण तथ्यों का अधिक योगदान रहा, वे निम्नलिखित है। पहला क्या था? द्रव्य का द्वैत्व व्यवहार यानी कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, और दूसरा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। यानी कि इन दोनों को हम फोकस करेंगे बोर के परमाणु मॉडल के बाद। ठीक है, जो बोर के मॉडल की कमियों को ध्यान में रख करके बनाया गया था, दिया गया था। तो चलिए पहला इसमें देखते हैं द्रव्य का द्वैत्व व्यवहार यानी कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। हेडिंग हम बनाएंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, यानी द्रव्य का द्वैत्व व्यवहार। इसे हम ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक, जो हमने इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स में आपको समझाया था कि फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लुई डी ब्रॉगली। उन्होंने 1924 में प्रतिपादित किया कि विकिरण की तरह द्रव्य भी द्वैत्व व्यवहार प्रदर्शित करता है या करना चाहिए। ठीक है, उन्हीं को लेकर के हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो डी ब्रॉगली के अनुसार द्रव्य के कण तरंग के रूप में बहते हैं। डी ब्रॉगली ने यह बताने का प्रयास किया कि जो द्रव्य के कण होते हैं वो तरंग के रूप में बहते हैं, और द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य द्रव्य कण के संवेग के विलोमानुपाती होती है। यानी डी ब्रॉगली के अनुसार हमने देखा कि फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक लुई डी ब्रॉगली ने 1924 में प्रतिपादित किया कि विकिरण की तरह द्रव्य को भी द्वैत्व व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए, यानी कि ड्यूअल नेचर में होना चाहिए। अर्थात द्रव्य में कण तथा तरंग, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, कण तथा तरंग दोनों के तरह गुण होने चाहिए। किसमें? द्रव्य में, यानी कि मैटर में। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि जिस तरह फोटॉन आपने पढ़ा है, जो ऊर्जा होती है, जो प्रकाश में से ऊर्जा निकलती है, वो छोटे छोटे पैकेटों या बंडल के रूप में निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह फोटॉन का संवेग भी आपको जानना है। संवेग यानी कि P = m/v, यानी कि जिसमें द्रव्यमान और वेग दोनों होता है, उसको हम संवेग बोलते हैं। एवं तरंग दैर्ध्य, तरंग जिसे हम लोग वेव बोलते हैं, लहर बोलते हैं, जिसमें स्ट्रिंग और गर्त के बीच हम लोग उसकी दूरी को लेते हैं, जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा के नाम से जाना जाता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी संवेग और तरंग दैर्ध्य होना चाहिए। तो हमने डी ब्रॉगली ने यह बताया कि विकिरण की तरह द्रव्य में भी कण और तरंग दोनों के गुण होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि जिस तरह फोटॉन का संवेग एवं तरंग दैर्ध्य होते हैं, उसी तरह चाहिए। अर्थात हम लोग नोट कर लेंगे, डी ब्रॉगली के अनुसार डी ब्रॉगली
के अनुसार उन्होंने क्या बोला था द्रव्य के लिए? द्रव्य के कण तरंग के रूप में बहते हैं। द्रव्य के कण तरंग के रूप में बहते हैं, ठीक है। और द्रव्य तरंग का तरंगदैर्ध्य और द्रव्य तरंग का तरंगदैर्ध्य जिसे हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? तो जिसे हम लोग लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। तरंगदैर्ध्य द्रव्य कण के संवेग के विलोमानुपाती होती है। किसके विलोमानुपाती होती है? तो द्रव्य कण के संवेग के, द्रव्य कण के संवेग के विलोमानुपाती। यानी हमने बताया तरंगदैर्ध्य द्रव्य कण के संवेग के विलोमानुपाती होती है, विलोमानुपाती होती है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं कि ये तरंगदैर्ध्य लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा किसके होती है? तो संवेग के। संवेग को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं, तो 1/p, ठीक है। यही इसमें कहा गया। फिर उन्होंने कहा तो पहले ये पॉइंट में हमने देखा, क्या देखा कि डी ब्रॉगली के अनुसार द्रव्य के कण तरंग के रूप में बहते हैं और द्रव्य तरंग का तरंगदैर्ध्य लैम्डा द्रव्य कण के संवेग यानी कि पी के क्या होती है? विलोमानुपाती होती है। जबकि दूसरी बात उन्होंने बताया, डी ब्रॉगली ने प्लैंक और आइंस्टीन कहा, तो डी ब्रॉगली ने प्लैंक और आइंस्टीन के समीकरण की सहायता से द्रव्य तरंग का तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने हेतु समीकरण की स्थापना की। क्या कहा कि प्लैंक का समीकरण हमें मालूम है, E = h न्यू, क्या होता है? E बराबर h न्यू। और आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है? तो E बराबर mc², E बराबर mc²। इसको आप समीकरण 1 कर दो, इसको समीकरण 2 कर दो। अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से नीचे लिखो। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो क्या लिखेंगे? h न्यू = mc²। ये हम लिख सकते हैं h न्यू = mc²। अब चूंकि v क्या होती है? तो v बराबर c/λ, क्योंकि E बराबर c/λ, c क्या है? प्रकाश की चाल है। तो हम h इंटू v के जगह पर c/λ = mc² यहाँ लेंगे। अब ये c से इस c को आप कैंसिल करो तो क्या बनेगा? यदि हम लैम्डा को बाहर करें तो λ = h/mc, यानी λ = h/mc हमें प्राप्त होगा, जो कि तरंगदैर्ध्य है, ठीक है। अब यहाँ पे c प्रकाश का वेग है, यानी कि c क्या है? यहाँ पे प्रकाश का वेग है, जबकि m क्या है? फोटोन का द्रव्यमान। c क्या है? प्रकाश का वेग और m क्या है? फोटोन का द्रव्यमान। तो कहने का मतलब डी ब्रॉगली, प्लैंक और आइंस्टीन के समीकरण की सहायता से द्रव्य के तरंग का तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने हेतु इस समीकरण को बताया, λ = h/mc², ठीक है। इसे समीकरण आप 3 करो नीचे। डी ब्रॉगली ने समीकरण 3 को आगे लिखो। डी ब्रॉगली, अगले पॉइंट में, डी ब्रॉगली ने समीकरण 3 को, यानी कि जो समीकरण 3 ये हमें
प्राप्त हुआ है को द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए, किसका ज्ञात करने के लिए, तो द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए C के स्थान पर क्या माना, माने इसके स्थान पर V को माना, C के स्थान पर द्रव्य कण का वेग V रखने को कहा। के लिए C के स्थान पर द्रव्य कण के लिए, द्रव्य कण के लिए वेग V रखने को कहा, यानी कि V रखते हुए समीकरणों को प्राप्त किया। V रखते हुए समीकरण प्राप्त किया। क्या होगा, तो रख के देखो, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, h बाई m इंटू वी। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई m इंटू सी के जगह पर क्या हो जाएगा, v, m इंटू वी। अब यहाँ पे हमें मालूम है, चूंकि हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू वी। ये और करके लैम्डा इज इक्वल टू h बाई क्या हो जाएगा, P भी हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, h बाई P या ये कॉन्स्टेंटल वैल्यू, तो लैम्डा ऐसे हम देख सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई P या 1 बाई MB, डायरेक्टली 1 बाई P, और इसको हम MB भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई MB। ठीक है, कहने का मतलब कि हम यहाँ लेमडा को द्रव्य कण के तरंग का तरंग दैर्ध्य यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू h बाई p द्वारा निकाल सकते हैं। अतः गतिशील द्रव्य कण के द्रव्य तरंग को तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के विलोमानुपाती होती है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी गतिशील कण है, यानी कि जो गतिशील कण, जो द्रव्य कण हमने लिया है, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी किसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः हम नीचे लिख भी लेंगे। अतः इस बात को आप नोट कर लें कि गतिशील द्रव्य कण के गतिशील द्रव्य कण के द्रव्य तरंग के तरंग दैर्ध्य यानी कि लेमडा किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो संवेग के, उसके संवेग के विलोमानुपाती होती है। संवेग के विलोमानुपाती माने उल्टा होती। अतः हमने क्या देखा कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, यानी h लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती 1 बाई पी, p इज इक्वल टू एम बी, हमने यहाँ लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती 1 बी एम बी, अर्थात गतिशील द्रव्य कण के द्रव्य तरंग के तरंग दैर्ध्य लैम्डा संवेग के यानी एमबी के विलोमानुपाती होती है। ठीक है, अतः गतिशील द्रव्य कण के, अतः हम आगे लिख सकते हैं, नोट करिए, देखिए यह समीकरण, यानी कि जो समीकरण हमने ये प्राप्त किया, अतः यह समीकरण यानी लेमडा व्युत्क्रमानुपाती 1 बाई पी लिखो या एमबी लिखो, ठीक है, दोनों में से कोई लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन तथा इसके बराबर के अन्य इलेक्ट्रॉन तथा इसके
बराबर के अन्य कण, माने जो इलेक्ट्रॉन की तरह की संगति में होते हैं, अपरमाणविक कण हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना, कि अन्य द्रव्य कणों के लिए सत्य पाया गया। बराबर के अन्य कण के लिए सत्य पाया गया, यानी कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। इलेक्ट्रॉन की तरह के कणों के लिए क्या पाया गया, सत्य पाया गया, तथा इनसे संबंध तरंगों को जो इनसे संबंध के तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। तो द्रव्य तरंगे यानी कि मैटर वेव्स बोलेंगे, कहते हैं, जो द्रव्य है उसे द्रव्य तरंग कहेंगे, ठीक है। जबकि हमने बताया था कि इससे बड़े बड़े कणों के लिए जिनकी संगति या द्रव्यमान बहुत अधिक होने से तरंगदैर्ध्य का मान नगण्य हो जाता है, ठीक है, और हम इसकी उपेक्षा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से डी ब्रॉगली ने यह बताने का प्रयास किया कि जो अपरमाणविक कण होते हैं, ठीक है, यानी कि जो द्रव्य कण होते हैं वो भी कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। जबकि बड़े बड़े कणों के लिए उन्होंने कहा कि द्रव्यमान यानी कि उनकी संगति अधिक होने से तरंगदैर्ध्य का मान बहुत कम होगा, जिसे हम लोग नगण्य मानते हैं, ठीक है, अर्थात इसकी उपेक्षा हम कर सकते हैं।